हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मैं धनजीलाल और मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम। इस चैनल में मैंने यूपीएससी प्रीवियस पेपर पॉलिटी के 4 भाग करवा दिए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के, और अब मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का जो प्रीवियस पेपर है उसका 5वां भाग करवाने जा रहा हूँ। और जो मेरा चैनल है ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर, इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? ऑप्शन 1 विकास में जन भागीदारी, ऑप्शन 2 राजनीतिक जवाबदेही, ऑप्शन 3 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन 4 वित्तीय संग्रहण या फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1 विकास में जन भागीदारी और ऑप्शन 3 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसमें स्पष्ट दिया गया कि विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना ही पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। और जो पंचायती राज व्यवस्था में है उसे 29 कार्य दिए गए हैं, और ये संविधान संशोधन 73वां अधिनियम 1992 में पारित किया गया था, और पंचायत को अपने अधिकार दिए गए हैं स्थानीय स्वशासन के। क्वेश्चन नंबर 1 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती विस्तार पैसा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? ऑप्शन ए स्वशासन प्रदान करना, ऑप्शन बी पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ऑप्शन सी जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, ऑप्शन डी जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन सी है, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। सरकार तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 को लागू करने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है, जैसे स्वशासन प्रदान करना और उनके अधिकारों को मान्यता देना तथा उनको शोषण से मुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 2, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों के मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? ऑप्शन ए राज्य वन विभाग, ऑप्शन बी जिला कलेक्टर उपायुक्त, ऑप्शन सी तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, मंडल राजस्व अधिकारी, ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्राम सभा। इस अधिनियम के अनुसार वन अधिकारों की प्रकृति एवं सीमा का निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने एवं उससे संबंधित दावों की सुनवाई का अधिकार ग्राम सभा को है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखो साथियों, ये पैसा अधिनियम कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति है? ऑप्शन 1 ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ऑप्शन 2 ग्राम सभा के पास लघु वनफौजों का स्वामित्व होता है। ऑप्शन 3 अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। युक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि कथन 3 इसलिए गलत है क्योंकि
ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्रों ग्राम सभा लाइसेंस प्रदान नहीं करती है, बाकी राज्य सरकार लाइसेंस प्रदान करती है। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति ऑप्शन 1 भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। ऑप्शन 2 उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। ऑप्शन 3 उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, केवल कथन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि कथन 3 उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजना को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा नहीं करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ये में महानगर योजना समिति के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, इसलिए कथन 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज व्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? ऑप्शन 1 जिला योजना समिति का गठन करने की। ऑप्शन 2 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की। ऑप्शन 3 राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें वैसे सही उत्तर दे रखा है ऑप्शन सी, कथन 2 और 3 दोनों सही है, लेकिन जो यूपीएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर तीनों ही सही है। जो इसमें ऑप्शन डी, ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों कथन सही है। अब हम भारतीय राज्य व्यवस्था के संविधान संशोधन सब्जेक्ट से पढ़ेंगे। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के अनुसार किया जाता है वो आप कमेंट्स के दोबारा मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। ऑप्शन 2 जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्य करती है कि वे अपनी अनुमति दे। ऑप्शन 3 संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों दोबारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और इनके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की जरूरत नहीं होती है और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता है, उसे अपनी अनुमति देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस ऑथोरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? ऑप्शन 1 रुपये 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। ऑप्शन 2 रुपये 2 लाख से कम वार्षिक वाले ट्रांसजेंडर को। ऑप्शन 3 रुपये 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के सदस्य को। ऑप्शन 4 सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो इसमें ऑप्शन नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1 और 2 दोनों सही है। इसमें 1 लाख से कम वार्षिक वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति को, जबकि ऑप्शन 2 और 3 और 4 ये गलत है। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? ऑप्शन 1
एनजीटी का गठन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया। एनजीटी पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालयों में मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करती है, जबकि सीपी कंट्रोल पोल्यूशन सीपीसीबी झरनों और गो की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। जो एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। ऑप्शन 2, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनावों और उपचुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। ऑप्शन 3, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल कथन 3 सही है, जबकि भारत का निर्वाचन आयोग में 3 सदस्यीय निकाय है और आम चुनाव और उपचुनाव, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। क्वेश्चन नंबर 1 2015 में आया हुआ था। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की गई? ऑप्शन ए मानव अधिकार आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी विधि आयोग, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी योजना आयोग। नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2014 में आया हुआ, निम्नलिखित में से कौन से भारत में योजना से संबंध है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन 3 संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन 4 संघीय शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन 5 संसद। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद, ये योजना से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 अध्यक्ष वित्त आयोग, ऑप्शन 3 संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, ऑप्शन 4 राज्यों के मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है केवल ऑप्शन 1, 3 और 4, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री, ये राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस निकाय के निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन 2 योजना आयोग, ऑप्शन 3 क्षेत्रीय परिषद। तो इसमें राइट आंसर होगा, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही सही है। ये संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद। क्वेश्चन नंबर 1, ये 2024 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन 2 परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ये प्रकृति में से कौन से कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। एक बार हम भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन
समय समय पर परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को पुनः सीमांकन करना होता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधानसभा में रखा जाता है, किंतु लोकसभा एवं राज्य विधानसभा परिसीमन आयोग के आदेशों में कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकती। और अभी तक परिसीमन आयोग में 4 बार संशोधन किया जा चुका है, 1992, 1963 में, 1973 में और 2000 में। तो ये अभी 2024 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे? ऑप्शन 1 स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। ऑप्शन 2 अनुच्छेद 275 का क्लोज 1 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानिक अनुदान के अनुरूपीय। ऑप्शन 3 अनुच्छेद 243 क्लोज 1 के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूपीय। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल ऑप्शन 1 सही है, मतलब हेल्थ एनवायरनमेंट के अधिकार के अनुसार एनजीटी का गठन किया गया है, यानी 2010 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन ए व्यय अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रभाव प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी व्यय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त विवरण को सुगम बनाता है। ऑप्शन सी व्यय वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में ऑप्शन डी इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर होगा, मतलब ये तीनों ही कथन गलत है। जो वित्त आयोग है, भारत का वित्त आयोग का स्थापना भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है और इसका जो मुख्य कार्य है वो राज्य और केंद्र के बीच में करों से जो पैसे आए हैं उसका बंटवारा करना। क्वेश्चन नंबर 1 2022 में आया हुआ था, अनुसूची अनुच्छेद से संबंधित है। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। ऑप्शन बी इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। ऑप्शन सी इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्रों में बदल जाएगा। ऑप्शन डी जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है और अनुसूची 5 और 6 ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ऑप्शन ए यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन बी यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ऑप्शन सी यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी यह विधिक अधिकार है
जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के दोबारा इस संपत्ति का जो मूल अधिकार था इसको हटाकर विधिक अधिकार में अनुच्छेद 300 की क्लोज 1 के तहत रख दिया गया है। अर्थात इसका मतलब है कि अगर संपत्ति गैर जायज़ तरीक़ा से या धोखा दे के कमाई गई है तो उस पर सरकार का राइट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण एकीकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 3री अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत की संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन जी, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के दोबारा किया गया था और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में ऐसे सरकार ने ऐसे अधिनियम डाल दिए गए थे जैसे संपत्ति से रिलेटेड जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन केशव नंद भारती 1973 के अकॉर्डिंग न्यायालय ने ये अभिलेख जारी किया कि संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और इनका जो दिया हुआ 9वीं अनुसूची का इसकी समीक्षा की जा सकती है। इस कानून को पलट दिया भारतीय न्यायालय व्यवस्था ने। क्वेश्चन नंबर 1, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 356 के अधीन अथवा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो ऑप्शन ए उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, ऑप्शन बी उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी, ऑप्शन सी उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियाँ बना सकता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसकी प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी, जो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ऑप्शन 2, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल कथन बन सही है, क्योंकि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता की परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। और यह 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आए फैसले के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा जुडिशली रिव्यू हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, ऑप्शन सी पंचायतों की शक्तियाँ प्राधिकरणों और उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए, ऑप्शन डी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम
राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। वर्तमान में मुख्य रूप से 10 राज्य आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में ये उपबंध लागू है 500 अनुसूची में। और जो छठी अनुसूची है में किए गए प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है और ये स्वशासी जिले राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विशेष उपबंध है? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी पांचवी अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। ये दल बदल से संबंधित है और 52वें संविधान अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया है, क्योंकि पलटू राम बार बार कभी किसी दूसरी पार्टी को छोड़कर किसी तीसरी पार्टी में जा रहे थे, इसलिए सरकार चलाने में सरकार को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए ये संविधान में संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? ऑप्शन 1, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन 2, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ऑप्शन 3, पंचम अनुसूची, ऑप्शन 4, षष्ठ अनुसूची, ऑप्शन 5, सप्तम अनुसूची। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राज्य व्यवस्था के जो भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था के विविध विषय के भाग से पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन उसके भाग से आया हुआ है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, ऑप्शन बी, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं, ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, ऑप्शन डी, मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ऑप्शन बी, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने और अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपने जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। ऑप्शन सी, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। ऑप्शन डी, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मतलब जो राज्य का शब्द का सर्वोत्तम रूप से वो परिभाषित करता है, मतलब उसकी स्वयं की सरकार हो तथा उस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो तथा वह एक निश्चित भूभाग पर निवास कर रहा हो और उनका एक समुदाय हो, उसे हम राज्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को निहित करता है? ऑप्शन ए, एक प्रसिद्ध प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ऑप्शन बी,
शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी निर्वाचित सरकार, ऑप्शन डी शक्तियों का पृथक्करण। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शक्तियों का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 4, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। ऑप्शन 1, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ऑप्शन 2, भारत में संसद की किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। नीचे दिए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि ब्रिटिश संसद में संसद सर्वोपरि है, जबकि भारत में संसद अगर विधि निर्माण करती है और उससे संविधान को चोट पहुँचती है तो न्यायालय उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो हेलो साथियों, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको मेरा जो मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर करवा रहा हूँ उनको देखने के लिए, और मेरा जो चैनल है ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर, इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे और आपको सफल होने में सहायता करे।